नमस्कार, पांचजनी के इस चुनावी विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं और हम इसी का कर रहे हैं विश्लेषण। और इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर पूरा का पूरा आंकड़ा, सारे जो अंदाजे लगाए गए थे, सारे जो एग्जिट पोल सामने आए थे, सब कुछ उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि कुछ होए, चाहे राजस्थान या मध्य प्रदेश में कुछ भी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ तो हमारा पक्का है। लेकिन जो वहां से आंकड़े आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, वो तो झटका दे रहे हैं कांग्रेस को और हर्ष और उल्लास का माहौल है बीजेपी में। जी, मुझे लगता है कि अगर इन 5 राज्यों की हम बात करें जहां पर चुनाव हुए, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अचंभे में डाला है या आश्चर्यजनक मैं कहूँ रिजल्ट आए हैं मेरे लिए भी, या पूरी मीडिया की दृष्टि से मैं बात करूं, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है जिसने सबको चौंकाया है। मेरे ख्याल ये तो पता था कि बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी वहाँ पर और कांग्रेस की कुछ सीटें कम होंगी, लेकिन रुझान और परिणाम इस तरह का आएगा कि कांग्रेस सत्ता की दौड़ से बाहर हो जाएगी और बीजेपी एक स्पष्ट बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनाते हुए दिखेगी। ये शायद ना तो एग्जिट पोल करने वाले उन्होंने किसी ने सोचा, मेरे ख्याल ना बीजेपी कांग्रेस के रणनीतिकारों ने भी सोचा होगा इस बात को। हालांकि बीजेपी के रणनीतिकारों से बात होती थी तो वो इतना कहते थे कि हम छत्तीसगढ़ में पहले से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कितना करेंगे ये नहीं सवाल आता था। ऐसी कांग्रेस के जो नेता थे वो ये मान ही नहीं रहे थे कि छत्तीसगढ़ हम हार सकते हैं, लेकिन परिणाम आए। यही जनता का जनादेश है। आप जिस तरह से बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए ये कहा जाता था कि बीजेपी को जीत का कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन सीटों के बढ़ने का कॉन्फिडेंस था। वहीं हम बघेल सरकार की बात करें तो ये लगातार नैरेटिव बनाया गया था कि इन सभी राज्यों में, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़ ऐसी जगह है जहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लेकिन ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अंडर करंट कुछ तो था जो बघेल सरकार के खिलाफ है। क्या है वो मुद्दे? भ्रष्टाचार, महादेव ऐप घोटाला हमने देखा, कोयला घोटाला हमने देखा, लेकिन जो तस्वीर बताई जा रही थी ऐसा लग रहा था इसका असर नहीं दिख रहा, लेकिन इसका असर तो साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर मैं इन सब बातों से अलग हटके कहूँ, ये बात ठीक है कि अगर आप 1 महीने पहले की बात करेंगी तो उस समय तक कांग्रेस बीजेपी पे भारी नजर आ रही थी। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन 1 महीने के भीतर अगर किसी ने छत्तीसगढ़ के चुनाव को बदला है, पलटा है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह हैं। इन 2 बीजेपी के नेताओं ने छत्तीसगढ़ के चुनाव को बदल दिया। ये चाहे खुल के माने या नहीं माने, लेकिन बघेल साहब भी इस बात को मानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वहाँ रैलियाँ हुई, उसने छत्तीसगढ़ के पूरे चुनाव को बदल दिया। जो प्रधानमंत्री की गारंटी थी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, उस पर छत्तीसगढ़ की जनता ने अधिक भरोसा करा। जो कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में किया उस पर नहीं किया। साथ ही महादेव जो जिस तरह का ऐप घोटाला उभर के सामने आया, उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने अपनी रणनीति में एक प्रमुख भ्रष्टाचार के रूप में पेश किया। जाहिर सी बात है, जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो कांग्रेस कई मोर्चों पर घिर जाती है। एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो बदलाव का कारण छत्तीसगढ़ में रहा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वयं नेतृत्व करना रहा। प्रचार का हर जगह वो प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में मैं पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूंगा। इस श्रेय में हम अगर योजनाओं की बात करें तो महिलाओं पर विशेष फोकस रहा है बीजेपी का, चाहे राज्य के चुनाव हो चाहे केंद्र के चुनाव हो। यहाँ पर भी महतारी योजनाएं लेकर आए हैं और कहा जाता है कि ये इस योजना के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत भरोसा दिखाया है। ये भरोसा कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में उन योजनाओं की सफलता को देखकर आता है। जी बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कभी एक ही थे और छत्तीसगढ़ का निर्माण भी हुआ वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जिस तरह का परिणाम अगर मध्य प्रदेश में आप देख रही हैं कि एक भारी बहुमत के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, उसी प्रकार का परिणाम छत्तीसगढ़ में भी है। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों का जनमानस है वो लगभग जनादेश के मामले में एक सा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जिस तरह से लाडली बहना योजना ने कमाल किया है, बीजेपी के लिए एक
बहुत फायदेमंद वो योजना रही है, जन कल्याण की दृष्टि से महिलाओं के लिए फायदेमंद रही है, उसी तरह की योजनाओं के संदर्भ में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि मैं गारंटी देता हूं, उस पे छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने भरोसा किया और कहीं ना कहीं उसी का ये जनादेश है जिसने छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति को 1 महीने के भीतर बदल के रख दिया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल इलाके बहुत है और आदिवासियों का वोट हमेशा से यानी कांग्रेस को मिलता रहा है। कांग्रेस का एक डेडिकेटेड वोट बैंक रहा है वो। इस वोट बैंक का बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना, वो भी एक ऐसी पार्टी जिसकी छवि हिंदुत्व की थी या छवि सवर्णों की पार्टी की थी, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, जहाँ तक बात सही है कि छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी या जनजाति समाज वाला क्षेत्र रहा है उस पर कांग्रेस का एक दबदबा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में भी बीजेपी ने अपना आधार खड़ा किया है। और जैसा हमने मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा की थी, जनजाति समाज को लेकर, आदिवासी समाज को लेकर, वनवासी समाज को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उसने जिस तरह से पिछले 7-8 साल में कनेक्ट किया है अपने आप को, देखिए छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हो सकता तमाम योजनाएं सरकारों ने बनाई हों, लेकिन वनवासियों के साथ खुद को जोड़ना योजनाओं के जरिए, उनके स्वाभिमान के जरिए, बिरसा मुंडा जी के जरिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने योजनाएं पूरे देश भर में मनाई, जिस तरह उनका लेके शताब्दी मनाई गई, ये कहीं ना कहीं चीज़ें आदिवासी वनवासी समाज को जोड़ती हैं। पहली राष्ट्रपति आदिवासी समाज से, वनवासी समाज से बनना द्रौपदी मुर्मू जी का, जिसको बीजेपी ने भी राष्ट्रपति बनने से पहले बताया था वनवासी समाज को कि एक ऐतिहासिक काम अमृत काल में, जब भारत अपनी उसका अमृत काल मना रहा था, उस समय इस पद पर, इतने बड़े सर्वोच्च पद पर वनवासी समाज से किसी महिला का आना, राष्ट्रपति बनना, उसने भी कहीं ना कहीं देश के आदिवासी वनवासी समाज को, उसके मर्म को छुआ है और वो हमें एक बदलाव में जनादेश के रूप में दिखाई भी दे रहा है। धर्मांतरण एक बहुत प्रमुख मुद्दा है छत्तीसगढ़ में। हम लगातार देखते हैं, सालों से वहां पर अभियान चलाए जाते हैं। हम दिलीप सिंह जूदेव जी के समय से देख रहे हैं। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी छत्तीसगढ़ में गई थी और कई जगह घर वापसी अभियान भी चलाए गए थे। क्या लगता है इससे एक जागरूकता और बीजेपी की एक पैठ भी बनी होगी वहां पर? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करूं तो वनवासी क्षेत्रों में जिस तरह से आरएसएस का काम है, जिस तरह स्वयंसेवकों ने काम किया है और ख़ास तौर से वनवासी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके दुख सुख में जो शामिल होने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए या एकलव्य विद्यालय के जरिए, सरकारी योजनाओं के जरिए जिस तरह से कोशिश की गई, इसने निश्चित तौर पर एक बदलाव करने का काम किया। अब आती है धर्मांतरण की बात। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है, वो चाहे छत्तीसगढ़ का आदिवासी क्षेत्र हो या मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो या उड़ीसा का क्षेत्र हो या देश का कोई और पार्ट हो। धर्मांतरण देश के लिए एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है और इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रखर होकर बोलना कि वनवासी समाज का धर्मांतरण जिस तरह से ईसाई मिशनरियों द्वारा किया जा रहा है, वो अपने में एक खतरनाक इस देश के लिए हो सकता है या है, उसको मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, और कहीं ना कहीं उसका एक असर हमें इस जनादेश में देखने को मिला। लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार किया। एक महत्वपूर्ण बात और है, जब हम वनवासी क्षेत्र की बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्र की बात करते हैं, तो नक्सलवाद में जिस तरह की कमी आई है, छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का घटना घटी, लेकिन अभी 2 दिन पहले की बात है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा देश में नक्सलवाद कम हो रहा है, नक्सलवाद मिट रहा है। तो ये श्रेय आपको दिल्ली सरकार को, मोदी सरकार को देना पड़ेगा कि अगर आज छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश जो नक्सल प्रभावित इलाके थे उसमें से अगर नक्सलवाद कम हो रहा है तो एक ये बड़े बदलाव का कारण है। तो छत्तीसगढ़ तो गढ़ रहा है नक्सलवाद का, वहां पे नक्सली हिंसा की जो खबरें लगातार आती रहती थी उनमें तेजी से गिरावट हम सब ने देखी है। दूसरा मुद्दा इन दिनों जो वहां पे देखने को मिला है सांप्रदायिकता का और तुष्टीकरण का। कई इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ से भी सामने आई हैं, चाहे वो शोभा यात्राएं निकली हों या कुछ 2 समुदायों के बीच में लड़ाई में पक्ष लेना एक समुदाय विशेष का, उसको लेकर सरकार को घेरा गया है। ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं जनमानस पर असर डालते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए चाहे राजस्थान की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो या छत्तीसगढ़ की, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ अरसों में अगर हिंदू समाज के किसी त्योहार को लेकर या किसी शोभा यात्रा को लेकर कहीं कोई विवाद होता है और अगर वहाँ पर सरकार ये लगती है कि साहब वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है, किसी एक खास वर्ग का मजहब का तुष्टीकरण कर रही है, तो उसका असर कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित करता है, उस पर होता है। क्योंकि अब मतदाता जो है वो जागरूक है। देखिए हम ये कहते हैं ये देश सबका है, सबका देश है, लेकिन जब हम ये बात कहते हैं तो ईमानदारी से कहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का त्योहार अगर हिंदू समाज का है उस पर कोई एक वर्ग अगर पत्थर फेंकता है, उसमें व्यवधान डालता है और सरकार मूक दर्शक है सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण के चलते, तो उसका जवाब अब मतदाता देता है, जनता उसका जवाब देती है। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस प्रकार की सांप्रदायिक घटनाएं घटी इन दोनों कांग्रेसी राज्यों में, जनता ने उसका जवाब दिया है। बिल्कुल, अपनी वोट की ताकत से दिया है। आखिर में एक चीज, बघेल सरकार के साथ जो झटका भी लगा है, आपको क्या लगता है भूपेंद्र सिंह बघेल क्या सोच रहे हैं? कांग्रेसी नेतृत्व में क्या कमी रह गई है उनको? आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई जो ये हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है? ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल, जब हम लोग हैरान हैं तो बघेल साहब भी हैरान तो होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक मन में, अगर मैं कहूँ तो कुछ लोगों से बात मेरी पत्रकारों से हो रही थी और जिस तरह की राजनीति कांग्रेस के भीतर खेली जा रही थी, 48 घंटे पहले मेरी एक बात चर्चा हो रही थी किसी से, तो ये बात आई थी कि जिस तरह से बघेल साहब अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के ही एक नेता को निपटाने में लगे हैं, तो सवाल आ रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की सीटें वहीं से कम हो जाएं। और मुझे लग रहा है कांग्रेस के भीतर की छत्तीसगढ़ की जो नेताओं के बीच की मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीति थी, उनके बीच जो तलखी थी, एक दूसरे को हराने की जो अंदर खाने राजनीति थी, कांग्रेस का बेड़ा गर्क छत्तीसगढ़ में उस राजनीति ने भी किया। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, हमने राजस्थान में भी देखा अशोक गहलोत, सचिन पायलट। अपनी अंदरूनी कलह की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस नेतृत्व पे वो भरोसा कर रहे हैं वो सबसे कमजोर साबित हो रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो प्रियंका गांधी हो। किसी भी जगह की कलह को वो सुलझा नहीं पाए बल्कि चीजों को उलझा देते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगा है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लगा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हार कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में हार कांग्रेस की सरकार थी। इन 5 राज्यों में 2 जगह कांग्रेस की सरकार थी और दोनों जगह कांग्रेस पार्टी को हार, और हार कोई मामूली अंतर से नहीं, अच्छे खासे अंतर से हार का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें छत्तीसगढ़ की हार आश्चर्यजनक हार है और खुद कांग्रेस के नेताओं को हैरान करने वाली है। कांग्रेस के नेताओं को हैरान करने वाली ये हार है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी की गारंटी ने ये बता दिया है कि जनता जो है मोदी पर कितना भरोसा करती है। 3 बड़े हिंदी बेल्ट के राज्य जहां पर बीजेपी ने अपना भगवा लहरा दिया है और ये साबित कर दिया है कि चाहे अंदरूनी कला उनके यहां भी हो, लेकिन जब संगठन की बात आती है तो वो कांग्रेस से कहीं आगे हैं। और कांग्रेस को अब जरूरत है अपने बारे में विचार करने की, आत्मचिंतन करने की और अपने नेतृत्व के बारे में विचार करने की कि आखिर कब तक। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर और खड़ा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात है, राजस्थान की बात है, कि जो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन देश में बना है, अब चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इंडिया अलायंस जो है, उसमें नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठेगा। जो कांग्रेस ने हिमाचल या कर्नाटक की जीत से अपनी बढ़त बनाई थी, एक तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की हार ने उस पर बहुत तगड़ा एक तरह से कुठाराघात किया है। अब राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल उठेंगे ना इंडिया अलायंस के लोगों के कि किस आधार पर। अब आधार पूछा जाएगा और बनना हर कोई चाहता है उसमें। जी, बनना हर कोई चाहता है, इसका असर सीटों को पड़ेगा। अगर लोकसभा चुनाव में आप जाएंगे, मध्य प्रदेश में ही सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जिस तरह की तलखी देखने को मिली, बयानबाजी हुई, एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हो गए, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के लिए लोकसभा का चुनाव भी आसान नहीं है, गठबंधन को संभालना आसान नहीं है, और जो इंडी गठबंधन के दूसरे घटक दल हैं वो अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं
आंखें दिखाने का काम और तेजी के साथ करेंगे। बिल्कुल, मोदी की गारंटी के साथ पूरे उत्साह के साथ बीजेपी 2024 की तैयारियों में लग जाएगी। मोटिवेशन पूरी तरह से। वहीं अब इंडी अलायंस पे बहुत सवाल उठने वाले हैं और हो सकता है आगे चल के काफी वहां पे खेल भी हो जाए और ये अलायंस भी रहता है नहीं रहता, जिसके काफी दिनों से शंका जताई जा रही थी कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा और इन्हीं राज्यों के चुनावी नतीजों पर काफी कुछ निर्भर भी करता था। तो देखना बहुत कुछ है। विपक्षी पार्टियों के लिए चुनौती बड़ी है और बीजेपी के लिए अब आगे की राह थोड़ी आसान ही दिख रही है। आपने हमसे चर्चा की मनोज जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पांचजनी की इस विशेष खबर से जुड़ने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।